वाली ढंग से रखिए कि हमने आपको वोट दिया, हम आपके वोटर्स हैं, हमने आपको राजा बनाया है। इस ढंग से आपको बात करनी चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनसे बात करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए, और जो हमसे छोटे लोग रहते हैं उनके सामने हमारा अहंकार हमें नहीं दिखाना चाहिए। ये दो। नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों EPS 95 पेंशन धारक के संघर्ष लगातार 7-8 सालों से चल रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 महीने से NAC के नेताओं ने पूरे देश में दौरा करे और बैठक की सभाएं की, पेंशनरों को संगठित किया और दिल्ली के रामलीला मैदान में जो NAC का 10 और 11 दिसंबर को आंदोलन होना है उसका नोटिस सांसदों मंत्रियों को दिया गया। जो आमरण अनशन और आंदोलन का नोटिस दिया गया है उसका प्रभाव भी दिखना शुरू हो गया है। अगर परिणामों में बदलता है तो पेंशन आंदोलन की सफलता मानी जाएगी। दोस्तों, आप सभी को लगातार बताया जा रहा है कि पिछले कई महीनों से NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़िलों में जाकर के EPS 95 पेंशनरों को जागृत कर रहे हैं और EPS 95 पेंशनरों के पक्ष का माहौल तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव बीरेंद्र सिंह राजावत जी सांसदों मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्षी सांसद मंत्री हों, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। पहले कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्री और वित्त मंत्री सभी मंत्रियों के साथ लंबी की गई और पेंशन मुद्दों पर चर्चा भी की गई। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश की कई बड़ी सभाओं की रिपोर्ट भी सरकार तक जरूर पहुंच रही होगी। महाराष्ट्र के चुनाव में अंतिम समय में सत्तारूढ़ दल ने NAC से समर्थन मांगा था, तो NAC ने सत्तारूढ़ दल को अपना समर्थन किया। CBT की इस मीटिंग में मिनिमम पेंशन वृद्धि का मुद्दा न होने पर NAC के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत जी, NAC के राष्ट्रीय सलाहकार PN पाटिल जी, NAC के राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी अपनी टीम के साथ श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर नाराजगी जताई, तो श्रम मंत्री जी ने कहा कि हमें बजटीय सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जल्द हमें सफलता भी मिलेगी। जैसे ही हमें बजटीय सपोर्ट मिल जाता है हम तुरंत ही CBT मीटिंग बुलाकर आपका काम जरूर कराऊंगा। श्रम मंत्री ने दिल्ली में आंदोलन रोकने के लिए भी कहा। दोस्तों, आज के दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में श्रम मंत्री जी के द्वारा कहे गए वादे का असर भी दिखना शुरू हो गया है। यह पहली बार हुआ है कि EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ाने पर सरकार राजी हुई है। अन्यथा संसद में भी माननीय सांसदों के द्वारा कई बार सवाल पूछे गए पेंशन वृद्धि को लेकर के, लेकिन जवाब यही मिलता है कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने की कोई प्रस्ताव नहीं है। पेपर में लिखा है कि श्रम मंत्री, इस पेपर में देखेंगे लिखा है कि श्रम मंत्री मिनिमम पेंशन 1000 को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यहाँ EPFO की तर्कसंगत कितनी होती है, 5000 रुपये, 7000 रुपये, 8000 रुपये, 9000 रुपये, यह देखना बहुत ही ज़रूरी है। पेंशन की राशि को पति पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद आश्रित को देने की बात तो मात्र दिखावा है। दोस्तों, जब पेंशन जमा हुआ उसके 30-35 साल बाद उसकी क्या अहमियत है, इसका आकलन कर पेंशन फंड में दिखना चाहिए। जो हमारी पेंशन जमा होती है, पेंशन में EPFO कोई ब्याज नहीं देता। यदि आप बैंक में 5 लाख की FD करें तो मैच्योरिटी पर उसकी
कितनी अहमियत होगी उसके बारे में आप सभी को पता है। यदि आप ईपीएफओ की पासबुक ऑनलाइन चेक करें तो उसमें केवल पेंशन फंड में जमा की गई मूल राशि दिखाई देती है। पति पत्नी की मृत्यु के बाद उसमें से दी गई राशि घटा देंगे तो वह नाम मात्र की ही रह जाएगी, जिसके बारे में गुणगान किया जा रहा है। नए सदस्यों को इसके अंदरूनी रहस्य के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए भ्रमित होकर योजना को आकर्षित बनाने की योजना है, क्योंकि आंदोलन के सभी भाषणों में बार बार यह कहा जाता है कि ईपीएफओ पेंशनरों की मृत्यु के बाद उसका पैसा हजम कर जाता है, जबकि बैंक में वापस कर दिया जाता है। जहां तक कार्यरत कर्मचारियों को अधिक पेंशन देने की योजना है, उसमें पीएफ मेंबर का पूरा 12% पीएफ में जाता है, जबकि 12% का कंट्रीब्यूशन कंपनी का जो होता है उसको 8.33% पेंशन में जाता है, 3.67% पीएफ में जाता है। ईपीएफओ को अब कंपनी का पूरा 12% और पीएफ मेंबर का 12% में से भी कुछ अंश पेंशन फंड में जमा करने पर सहमति मांगेगा, यानी रिटायर के समय जो पीएफ मिलेगा वह कम हो जाएगा, यानी आपके पीएफ से भी पैसा गायब करने की तैयारी की जा रही है। जबकि आज के समय का पेंशनर अपने पीएफ और पेंशन की राशि पूरा वापस लेने पर जोर देता है। उन्हें ईपीएफओ की 1000 पेंशन नहीं चाहिए, वे अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करके वहां से अपना ब्याज वसूल लेंगे। इसमें सबसे सरल उपाय यही माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ईपीएस 95 में वर्षों से 1.6% की ही कंट्रीब्यूशन देती है, जबकि यूपीएस में 18.5% का प्रस्ताव है। इसीलिए केंद्र सरकार को ईपीएस 95 में 12% कम से कम देना चाहिए, तभी पेंशनधारकों को फ़ायदा मिल पाएगा। वैसे तो दोस्तों बहुत ही सही समय पर शुरुआत की गई है क्योंकि 2024 और 25 के बजट की भी तैयारी शुरू ही हो गई होगी। अगर ठोस कार्रवाई अभी से की जाती है तो इसके प्रावधान हो सकते हैं। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी की जूम मीटिंग 3 दिसंबर 2024 को की गई, जिसमें सबसे पहले वेस्ट बंगाल के जनरल सेक्रेटरी पंकज दास गुप्ता जी के स्वर्गवास होने का शोक व्यक्त किया गया। यह बहुत ही दुखद समाचार है। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की लड़ाई में पंकज गुप्ता जी ने पूरा सहयोग किया है। दोस्तों, पंकज गुप्ता जी के स्वर्गवास से एनएसी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। दोस्तों, एनएसी चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी ने कमांडर अशोक रावत जी के साउथ इंडिया के दौरे और दिल्ली आंदोलन की पूरी जानकारी दी है और सभी से दिल्ली आंदोलन के सुझाव मांगे हैं। दोस्तों, एनएसी के राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी ने श्रम मंत्री जी से 29 नवंबर 2024 को क्या कुछ बातचीत हुई उसके बारे में जानकारी दी है। और दोस्तों, वहीं 10-11 दिसंबर को होने वाले आंदोलन को लेकर के अपने सुझाव दिए। दोस्तों, वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीपी मिश्रा जी ने कहा कि यदि श्रम मंत्री जी पेंशन बढ़ोतरी का कुछ समय मांग रहे हैं तो क्या क्या कर रहे हैं वह भी बता रहे हैं, तो उन्हें 1-2 महीने का समय दे देना चाहिए और आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। अनेकों पदाधिकारियों ने इस सुझाव का समर्थन भी किया। कुछ नेताओं का कहना था कि कार्रवाई तो श्रम मंत्री को ही करनी है, तो बात माननी ही पड़ेगी, आंदोलन तो लगातार चल ही रहा है। वहीं महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो वादा किया है उनको भी कम से कम 1 महीने का समय
लग जाएगा उनको अपना सरकार का गठन करने में, तो उन्हें भी समय देना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र एनएसी के नेता सुभाष पोखरकर जी ने कहा है कि आंदोलन समय पर ही होना चाहिए। पहले भी सभी मंत्री ऐसे ही झूठे आश्वासन देते रहे हैं, आश्वासन पूरा नहीं करते हैं, इसलिए आंदोलन करके सरकार पर दबाव बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं दोस्तों, एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत जी ने कहा कि सभी सांसदों को पत्र देना जरूरी है। कई राज्यों में तो तेजी से काम जारी है, पत्र दिया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के कैसे प्रगति चल रही है उसके बारे में भी बताया। हर तरफ से दबाव पड़ रहा है। श्रम मंत्री जी ने जो वादा किया है उससे लिखित रूप से 1-2 दिन में दे देते हैं तो 6 दिसंबर को फिर से सब मिलकर चर्चा करेंगे, आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाएंगे। साली ढंग से रखिए कि हमने आपको वोट दिया, हम आपके वोटर्स हैं, हमने आपको राजा बनाया है। इस ढंग से आपको बात करनी चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनसे बात करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए, और जो हमसे छोटे लोग रहते हैं उनके सामने हमारा अहंकार हमें नहीं दिखाना चाहिए। ये 2 चीजें हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखें, इसके चारों को पूरा किया जाए। और जो बड़ी बड़ी चीज, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारी टीमें हैं इस काम के लिए भले ही समय कम है, ये हमारा काम, हमारा जो अभी वार फुटिंग पे उसको कीजिए। ये सबको पता है उत्तर प्रदेश में कागज कितनी अच्छी है, सबको पता है। दक्षिण भारत हमारा पूरा जो है जागृत हो चुका है, और गुजरात में भले हमारे आरसी पटेल जी अभी स्वस्थ रहते हो, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने पूरे 15 एमपी के पत्र भिजवाए। तो ये सभी चीजें जो है आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबके लिए हम कृतज्ञता करते हैं। वहां से पुलिस प्रशासन से बहुत बड़ा दबाव है कमांडर साहब के ऊपर, हमारे ऊपर, राजी अपने क्या नाम बहुगुणा साहब के ऊपर, कि आप ये आंदोलन न करें। तो जो हमारा अनशन का आंदोलन, जो हमारा जिसको हम कहते हैं फास्ट अंटिल डेथ, वो जो नोटिस है उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। और एक बार आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कमांडर साहब का दौरा रहा और जो हमारा 1 अक्टूबर का आंदोलन रहा दिल्ली का, उसी का ही प्रभाव है कि हमारे अमरावती की टीम के माध्यम से, और माननीय देवेंद्र जी ने उसमें हमें मदद की है, अनिल बोंडे साहब के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, उनके माध्यम से कोशिश जारी थी। ये कुछ अनायास नहीं हो गया है। वहीं एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि हमें ढील नहीं देनी है, कई बार बहकावे में आ गए हैं, इसलिए आंदोलन पूरी तरह से तैयारी करके रखना है, आंदोलन को सफल बनाना है। 6 दिसंबर तक कुछ लिखित मिलता है तो उसकी समीक्षा की जाएगी, अन्यथा आंदोलन 10-11 दिसंबर को होकर रहेगा। वो अच्छा है, लेकिन हम हमारी तैयारी में कहीं कम ना पड़े। हम ये मान के चले कि 10 तारीख को हमारा आंदोलन है। जो पोखरकर साहब ने बोला है वो भी बात सही है। इसका समन्वय ये होता है कि हम लोग 10 तारीख को वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो टू दिल्ली इन दोनों मंत्रियों के साथ। वो बहुत बुरे हैं, इसलिए हम वी आर टेस्टिंग द वाटर, और जो हम दूध के जले छाछ भी फूक फूक के पीते हैं वैसा हम कर रहे हैं कि अभी हमें ये देखना है कि 6 तारीख तक हमें क्या जवाब आता है। लेकिन 10 तारीख को हमको जाना है, ये समझ के आप तैयारी कीजिए, और बिल्कुल 100% तैयारी, क्योंकि बहुत बार हम बहके हैं, बहुत बार हाँ बोल के फिर ना किया है। तो इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ना तबीयत की, ना प्रकृति की, ना किसी प्रकार, और हमें जाने की तैयारी करनी है। 6 तारीख को हम मिलेंगे शायद इसी समय, जब भी राजीव जी बोलेंगे, मंजुनाथ जी बोलेंगे, और हम तब फाइनल निर्णय लेंगे। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले जी ने भी वित्त मंत्री जी के सामने लोकसभा में ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को
जोरों शोरों से उठाया है। 95, it's a little bit away from the banking bill, but I'd like to highlight, I'm just drawing a comparison, that the EPS 95 pensioners have given money which is lying with the government. They don't get the money that was committed to them. Now, in a pension, for years, it's been a decade. I mean, I'd like to quote, unfortunately, he's no more with us, but Honorable Arun Jaitley ji, when he was the finance minister, had committed to the EPS 95 people to get the money that they deserve. It's their own pension money, but they never got it. So I don't want this scheme also to go in the same way, because we've had a history. So I hope that this Investors Education and Protection Fund, since you're calling a pension and a protection fund is something very similar. So I hope there is no confusion in any of this, and the EPS 95, which is the pension money, they should also get it. One most important point is the cyber. As a matter of fact, just today, in today's newspaper, it has come, sir, that just in Delhi alone, 452 crores cases worth of scams in banks have occurred just in the last 1 year. This is just, I'm talking. दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वित्त मंत्री जी सोचती रहेगी कि EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के बारे में सुप्रिया सूले जी ने ये क्या कह दिया। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। EPS 95 पेंशन धारकों को सफलता जरूर मिलेगी। EPS 95 पेंशन धारकों की जीत जरूर होगी। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।